आज की स्टोरी पोस्ट डिटेल्स विद शिराज की तरफ से भेजी गई है। अस्सलाम वालेकुम सामीन। इंडिया से हमारे एक लिसनर ने एक लॉन्ग स्टोरी भेजी है जो इंडिया के शहर बनारस से ताल्लुक रखती है। आइए सुने और फिर कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। एक बार अपना हिसार जरूर कर लें ताकि अल्लाह ताला हम सबको नेगेटिव एनर्जी से महफूज रखे। बनारस की तंग गलियों में जहां गंगा की लहरें अपनी सदियों पुरानी कहानियां सुना रही थी, एक नई दास्तान का आगाज हो रहा था। ये पायल की शादी का दिन था। पायल एक 24 साल दोशीज़ा जिसका चेहरा मासूमियत की तस्वीर था, आज दुल्हन बनकर अपनी जिंदगी के नए सफर पर कदम रख रही थी। उसके घर में हर तरफ खुशियों का समा था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं दरवाजों पर लटक रही थी। पायल की माँ राधा अपनी इकलौती बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर रो पड़ी। मेरी परी सी बेटी, आज तेरा नया घर बसेगा, उन्होंने पायल के माथे को चूमते हुए कहा था। पायल ने शर्माते हुए मुस्कुराहट दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये शादी का जोश था या शायद कुछ और। शादी की तकरीब उरूज पर थी, बनारस के एक मशहूर मंदिर के सहन में, जहां पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। पायल और रोहित ने एक दूसरे को गले में हार डाले। उसकी मुस्कुराहट में एक खास कशिश थी, लेकिन पायल को इसकी आंखों में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। ये मेरा वहम है, पायल ने खुद से कहा और अपनी तवज्जो शादी के रसूमात पर मरकूज कर दी। रात गई जब शादी की तमाम रसूमात मुकम्मल हुई, पायल अपने नए घर रोहित के घर पहुंची। रोहित का खानदान बनारस के एक पुराने महल नुमा घर में था। घर के अंदर दाखिल होते ही पायल को एक अजीब सी सर्दी ने घेर लिया। शायद ये रात का वक्त था या शायद उसके घर की खामोशी। रोहित की माँ सुशीला ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में एक मसनूईपन था। कहने लगी, आओ बेटी, ये तुम्हारा नया घर है। लेकिन इनकी आवाज में गर्मी की कमी थी। रोहित का छोटा भाई वकास भी वहीं खड़ा था। इसकी नजरें पायल को अजीब तरह से घूर रही थी। पहली रात गुजर गई, लेकिन पायल के दिल की बेचैनी कम न हुई। रोहित इससे बात तो करता था, लेकिन इसकी बातें सतही थी। तुम आराम करो, कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। पायल अकेली कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या ये वही ख्वाब है जो उसने अपनी शादी के बारे में देखा था। दूसरे दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था। फिर सुशीला ने पायल को किचन में बुला लिया। बेटी, अब तुम इस घर की बहू हो, अपनी जिम्मेदारियां संभालो, उन्होंने कहा। पायल ने सर झुकाकर हामी भर ली और काम शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि इस घर की तवक्कुआत इसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा। तो फिर उसको परेशानी हुई। सुशीला की हर बात में एक तंज छुपा होता था। तुम्हारे घर वालों ने जहेज में क्या दिया? बस ये चंद जेवरात। हमारे रोहित जैसे लड़के को तो इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए था, सुशीला ने अपने एक दिन नाश्ते के वक्त कहा। पायल ने खामोशी से सर झुका लिया। अब इसी तरह की बातें रोज उसके दिल पर तीर बन के लगती। इसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। रात को जब रोहित कमरे में आया, पायल ने हिम्मत करके इससे बात की। रोहित, माँ जी जहेज की बातें करती हैं, मेरे घर वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया है, ये काफी नहीं है क्या? रोहित ने उसे घूरा और सर्द लहजे में कहा, पायल ये घर है, कोई खैरात खाना नहीं। अगर तुम्हारे घर वालों ने हमें इज्जत दी होती तो हमें ये बातें ना करनी पड़ती। पायल के दिल पर एक तीर सा लगा। इसने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। दिन गुजरते गए और जहेज की बातें बढ़ती गईं। सुशीला और वकास, जो उसका देवर था, हर रोज कोई ना कोई ताना देते। तुम्हारे बाप के पास इतना ही था, एक कार भी नहीं दे सके, वकास ने एक दिन हंसते हुए कहा। लेकिन पायल फिर भी खामोश रही। लेकिन इसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। रोहित, जो कभी इसे प्यार भरी बातें करता था, अब इससे दूर रहने लगा। रात को वो घर से बाहर रहता,
और जब घर आता तो इसकी बातों में सिर्फ शिकायतें होती। एक रात जब पायल अपने कमरे में अकेली बैठी थी, सुशीला और वकास कमरे में दाखिल हुए। इनके चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती थी। पायल, हमने तुम्हारे घर वालों से बात की, वो कहते हैं कि और वो कुछ नहीं दे रहे। मतलब उन्होंने उनसे जहेज की बात की, मजीद कुछ देने की, लेकिन उसको कह रही हैं कि वो कुछ मजीद नहीं दे सकते। तुम्हारे घर वालों ने ये जवाब दिया हमें। अब तुम बताओ हम क्या करें? सुशीला ने कहा। पायल ने घबराते हुए कहा, माँ जी, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वकास ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, बहुत गुस्से से इसने कहा। पायल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वकास की गिरफ्त मजबूत थी। इसी लम्हे रोहित कमरे में दाखिल हुआ। पायल ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखा, लेकिन रोहित ने इससे नजरअंदाज कर दिया और कहने लगा, माँ जी ठीक कहती हैं, तुम हमें वो इज्जत नहीं दे सकी जो हमारा हक था। इसकी आवाज में कोई रहम न था। पायल के आंसू बहने लगे। रोहित, तुम ये क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं। उसने रोते हुए ये सब बातें रोहित से की, लेकिन रोहित ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। इसी रात घर की खामोशी को एक चीख ने तोड़ा। पायल को इसके कमरे में बंद कर दिया गया था। दरवाजा बाहर से मुकफ्फल था और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। पायल ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, कोई ना आया। कहने लगी चीख चीख कर, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई जवाब ना आया। अचानक इसे एक गरमाइश का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के एक कोने में आग की लपटें उठ रही थी। चीखने लगी, नहीं नहीं, लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही थी। इसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया, लेकिन कोई मदद ना आई। आग ने इसे घेर लिया था और इसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। सुबह जब मोहल्ले वालों ने धुआं देखा तो पुलिस को बुला लिया। रोहित और सुशीला और वकास सब रो रहे थे। वो परेशान थी। इसने खुद को आग लगा ली। सुशीला ने पुलिस वालों से यही बयान दिया। रोहित ने सर झुकाकर कहा, हमें कुछ पता नहीं था कि वो इतनी कमजोर है। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद उसे खुदकशी का केस करार देकर फाइल बंद कर दी। पायल की मां राधा जब घर पहुंची तो इनकी चीखें आसमान से टकरा रही थी। मेरी बेटी खुदकशी नहीं कर सकती, उन्होंने कहा, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार ना था। लेकिन बनारस की गलियों में जहां गंगा खामोशी से बहती है, एक कहानी खत्म नहीं होती। रात के सन्नाटे में उसी पुराने घर के आसपास कुछ लोगों ने एक औरत की चीखें सुनी। कुछ ने एक साया देखा जिसके कपड़ों से धुएं की बू आती थी। क्या ये पायल थी? क्या इसकी रूह भी अभी तक बदला मांग रही है? 1 साल गुजर चुका था और रोहित के घर में एक बार फिर शादी की तैयारियां उरूज पर थी। इस बार दुल्हन थी श्वेता, एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब झलकते थे। रोहित, जो अब भी अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ सबको मुतासिर करता था, श्वेता से शादी करने वाला था। सुशीला, रोहित की मां, घर को फूलों से और रोशनियों से सजा रही थी, जैसे पिछले साल के सजाया था। और वो दाग तो अब धुल चुके थे, लेकिन घर की दीवारों में छुपी खामोशी अब भी वही थी। एक ऐसी खामोशी जो राजों से भरी हुई थी। श्वेता अपने नए घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। सुशीला ने इसका इस्तकबाल वही मसनूई मुस्कुराहट के साथ किया जो पायल को भी मिला था। बेटी, ये तुम्हारा नया घर है, अब तुम इसकी रौनक हो, सुशीला ने कहा। रस्मी सी बातें, लेकिन इनकी आवाज में वही सर्दी थी जो पायल ने अपने पहले दिन महसूस की थी। वकास, रोहित का छोटा भाई, अब भी वही अजीब नजरों से श्वेता को देख रहा था, लेकिन इस बार इसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट भी थी। शादी की रसूमात मुकम्मल हुई और श्वेता अपनी नई जिंदगी के आगाज पर खुश थी, लेकिन इसके दिल में एक नामालूम खौफ जाग रहा था। रात को जब वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सरगोशी, जैसे कोई इससे नाम पुकार रहा हो। श्वेता। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ न सकी।
कि इसका वहम है या हकीकत। इसने रोहित से पूछा, तुमने कुछ सुना? लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा, यह पुराना घर है श्वेता, ये दीवारें अपनी आवाजें बनाती हैं। इसकी बात से श्वेता को तसल्ली तो न हुई, लेकिन इसने खुद को समझा लिया कि शायद ये इसका वहम हो। दूसरे दिन जब श्वेता बावर्ची खाने में काम कर रही थी, एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ न मिला। सुशीला ने इसे देखकर कहा, बेटी, ये घर पुराना है, कभी कभी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन श्वेता के दिल में एक अजीब सा शक जाग उठा। उसी रात जब वो आईने के सामने अपने बाल संवार रही थी, इसे आईने में एक अजीब सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत का चेहरा जिसके बाल बिखरे हुए थे और इसका चेहरा जैसे आग की लिपटों से झुलस रहा था। श्वेता चीख पड़ी और पीछे हट गई। जब इसने दोबारा आईने में देखा तो वहां कुछ न था। अब इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने जोर जोर से घबराते हुए रोहित रोहित की आवाजें लगाई, पुकारना शुरू किया अपने हस्बैंड को। रोहित कमरे में आया और इसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ श्वेता? तो उसने बताया हकलाते हुए कि आईने में मैंने कुछ देखा है, एक औरत, उसका चेहरा। रोहित ने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम थक गई हो, ये सब तुम्हारा वहम है, आराम करो। लेकिन इसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी। श्वेता खामोश हो गई, लेकिन इसकी नींद उड़ चुकी थी। और फिर अगले दिन जब श्वेता घर के पिछले हिस्से में कपड़े धो रही थी, घर की पुरानी मुलाजिमा गोमती इसके पास आई। गोमती इस घर में बरसों से काम कर रही थी और इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तुम इस घर में नई हो, लेकिन ये घर ये राजों से भरा हुआ है, गोमती ने धीमी आवाज में कहा। श्वेता ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है? गोमती ने इधर उधर देखा और फिर कहा, यह पायल वापस आ गई है। श्वेता के हाथ से कपड़ा गिर गया। पायल? वो कौन? तो उसने घबराते हुए पूछा था। तो गोमती ने कहा, पिछली बहू जो इस घर में मरी है, उसकी रूह अभी तक यहां भटकती है, वो बदला मांगती है। श्वेता के रोंगटे खड़े हो गए। इसने गोमती से मजीद पूछना चाहा, लेकिन सुशीला की आवाज ने इनकी बात काट दी। गोमती, काम पर तवज्जो दो, सुशीला ने सख्ती से कहा। गोमती फौरन चली गई, लेकिन श्वेता के दिल में एक तूफान छोड़ गई। उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, इसे फिर वही सरगोशी सुनाई थी, श्वेता, श्वेता। इस बार आवाज ज्यादा वाज़ेह थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई न था। अचानक इसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जलती हुई साड़ी की बदबू। उसने घबराकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बंद था। वो चीखने लगी, लेकिन इसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी और इसी लम्हे कमरे की रोशनियां टिमटिमाने लगी। श्वेता ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे एक साया नजर आया, एक औरत का साया जिसके कपड़ों से धुआं उठ रहा था। श्वेता पूछने लगी, घबरा के हकलाती हुई बोलने लगी, तुम कौन हो? साया करीब आया और इसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। कहने लगी, मैं पायल हूं, इस घर की पिछली बहू। उन्होंने मुझे जलाया, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर श्वेता के मुंह से चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब इसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। रोहित और सुशीला इसके पास खड़े थे। कहने लगे, श्वेता, तुम ठीक हो? श्वेता ने घबराते हुए कहा, मैंने इसे देखा है। किसे? पायल को। सुशीला ने सख्त लहजे में कहा, यह सब बकवास है, इस घर में कोई पायल नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन श्वेता ने देखा कि वकास के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। अगले दिन श्वेता ने गोमती से फिर बात की। गोमती ने इसे बताया कि पायल की मौत कोई हादसा नहीं थी, इसे इसी कमरे में बंद किया गया था और आग लगा दी गई थी। मोहल्ले वालों ने खुदकशी कहा, लेकिन मैं जानती हूं यह खुदकशी नहीं थी। अब श्वेता के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी जाग रहा था। इसने फैसला किया कि वो इस रात से पर्दा उठाएगी। रात को जब सो रहे थे सब लोग, तो श्वेता ने घर के पुराने हिस्से की तरफ जाने का फैसला किया। वहां एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था।
उसने हिम्मत करके ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर जलने के निशानात थे। उसने एक पुराना डिब्बा देखा जिसमें कुछ कागजात और तस्वीर थीं। उनमें से एक तस्वीर पायल की थी। श्वेता ने वो तस्वीर उठाई और इसके पीछे लिखा था, मैं अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकती। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और श्वेता ने वही जलती हुई साड़ी की बदबू महसूस की। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया उसके सामने खड़ा था। श्वेता, मेरी मदद करो, ये पायल की आवाज गूंजी थी। श्वेता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी पायल, लेकिन मुझे बताओ क्या हुआ था। पायल का साया धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन इसकी आवाज श्वेता के कानों में गूंज रही थी। वो सब जानते हैं, सुशीला, वकास, रोहित, इन्होंने मुझे मारा है। श्वेता के दिल में एक अज़्म जाग उठा। वो इस घर के राज खोलेगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। श्वेता के दिल में एक अजीब सा अज़्म जाग चुका था। पायल की आवाज जो इसके कानों में अभी तक गूंज रही थी, इसे बेकरार कर रही थी। वो पुराने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में पायल की तस्वीर थी जिसके पीछे लिखे अल्फाज, मैं अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकती, उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। कमरे की वो जलती हुई साड़ी की बदबू अब भी इसके हवास पर सवार थी, लेकिन अब खौफ के साथ साथ इसके अंदर एक गुस्सा भी अंगड़ाई ले रहा था। वो इस घर के राजों से पर्दा उठाना चाहती थी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। सुबह का वक्त था, लेकिन घर की खामोशी वैसे ही थी जैसे रात का सन्नाटा। सुशीला बावर्ची खाने में खड़ी थी, उनकी नजरें श्वेता पे जमी हुई थी। श्वेता, आज नाश्ता जल्दी तैयार करो, हमारे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। हुक्म मिला। श्वेता ने सर झुकाकर हामी भर ली, लेकिन उसके जहन में पायल की वो तस्वीर और उसकी आवाज गूंज रही थी। वो जानती थी कि ऐसे पायल की डायरी तलाश करनी होगी जो शायद इस घर के किसी कोने में छिपी हुई थी। दोपहर को जब घर से सब अफराद रिश्तेदारों के इस्तकबाल में मसरूफ थे, श्वेता ने मौका पाकर उस पुराने कमरे की तरफ फिर रुख किया। इसने दरवाजा खोला, जो अब भी वैसा ही बंद था जैसा रात को छोड़ा था। कमरे की हवा में वही बदबू थी जो इसे बेचैन कर रही थी। उसने जल्दी से इस डब्बे को खोला जिसमें पायल की तस्वीर मिली थी। डब्बे के अंदर कुछ और पुराने कागजात भी थे, एक छोटी सी डायरी और एक पुराना मेमोरी कार्ड था। श्वेता ने हाथ कांप रहे थे श्वेता के, लेकिन इसने डायरी उठाई और उसके सरवर्क पर पायल का नाम कुंदा था और इसके सफ़ात पीले पड़ चुके थे। श्वेता ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पायल की तहरीर में एक अजीब सी दर्द भरी सच्चाई थी। मैं इस घर में एक कैदी की तरह हूं। सुशीला हर रोज जहेज की बात करती हैं। रोहित, जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की, अब मुझसे नफरत करता है। वकास की नजरें मुझे खौफजदा करती हैं। मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं मेरा कोई घर नहीं। श्वेता की आंखें नम हो गई। पायल ने अपनी आखिरी दिनों का हर लम्हा इस डायरी में कैद किया था। एक सफ़े पर लिखा था, मैं जानती हूँ कि वो मुझे मार देंगे। अगर कोई ये पढ़ रहा हो तो बराए करम मेरी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाओ। श्वेता ने डायरी बंद की और मेमोरी कार्ड को हाथ में लिया। इसे यकीन था कि इसमें कुछ अहम होगा। इसने अपना पुराना लैपटॉप निकाला और मेमोरी कार्ड इसमें लगाया। कुछ तस्वीर और एक वीडियो फाइल खुली। तस्वीर में पायल अपनी शादी के दिन खुशी के साथ खड़ी थी, लेकिन कुछ तस्वीर में इसका चेहरा उदास था। एक तस्वीर में सुशीला और वकास इससे जहेज के बारे में बहस करते नजर आ रहे थे। वीडियो में पायल अकेली अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसकी आवाज़ कांप रही थी। जब इसने कहा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर वालों ने मजीद पैसे ना दिए तो वो मुझे ख़त्म कर देंगे। मैं डर रही हूँ, कोई मेरी मदद करे। श्वेता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सबूत उसकी घर की सच्चाई को बेनकाब कर सकते थे। उसने फौरन अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन पर सिग्नल गायब था। वो घबराकर कमरे से बाहर निकली और बहाल की तरफ भागी, जहां रोहित और सुशीला रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। मुझे पुलिस से बात करनी है, श्वेता ने बुलंद आवाज में कहा। सबकी नजरें इस पर जम गई, जितने भी मेहमान आए हुए थे। सुशीला ने सख्त लहजे में कहा,
ये क्या बकवास है श्वेता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रोहित ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा। श्वेता, तुम ये क्या कह रही हो? पुलिस की क्या जरूरत है? इसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। श्वेता ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे पायल के बारे में सब पता है, तुम सब ने उसे मारा है। इसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। रिश्तेदार हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वकास ने घबराते हुए कहा, यह झूठ है, इस घर में कोई पायल नहीं थी। इसी लम्हे घर की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और एक सर्द हवा का झोंका हॉल में दाखिल हुआ और श्वेता ने वही जलती हुई साड़ी की बदबू महसूस की। सबकी चीखें बुलंद हुईं जब एक साया हॉल के एक कोने में नमूदार हुआ। यह पायल थी। इसके कपड़ों से धुआं उठ रहा था और इसकी आंखों में वही आग थी जो श्वेता ने पहले देखी थी। तुम सब ने मुझे मारा है। पायल की आवाज अब हॉल में गूंजी और इस आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। तमाम रिश्तेदार खौफ से चीखने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे बंद हो चुके थे। सुशीला ने चीखते हुए कहा, यह सब झूठ है, कोई रूह नहीं है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। श्वेता ने हिम्मत जमा की और कहा, पायल, मैं तेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाऊंगी। पायल का साया इसकी तरफ मुड़ा और इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलकी। तू मेरी आवाज बन, पायल ने कहा, और इसका साया धीरे धीरे गायब हो गया। श्वेता ने फौरन डायरी और मेमोरी कार्ड उठाया और घर से बाहर भागी। वो जानती थी कि इसे पुलिस तक पहुंचना है, लेकिन रोहित और वकास इसका पीछे भाग रहे थे। श्वेता, रुको, रोहित चीखा, लेकिन श्वेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बनारस की तंग गलियों में भागती रही, जहां गंगा की लहरें अब भी अपनी कहानियां सुना रही थी। उसके हाथ में पायल की डायरी थी और उसके दिल में एक अज़्म कि वो इसके घर के राजों को बेनकाब करके रहेगी। रात के सन्नाटे में घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सुशीला और वकास एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इनके चेहरों पर खौफ वाज़ेह था, लेकिन घर की दीवारों में अब भी वही सरगोशियां गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगी, और इस बार पायल की आवाज ज्यादा वाज़ेह थी। श्वेता पायल की डायरी और मेमोरी कार्ड को अपनी छाती से चिपकाए बनारस की गलियों से गुजर रही थी। इसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसके दिल का खौफ और अज़्म दरमियान झूल रहा था। इसे पता था कि इसके हाथ में वो सबूत हैं जो पायल के कातिलों रोहित, सुशीला और वकास को बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन इसे यह भी मालूम था कि रोहित इसके पीछे है। इसकी सांसों की आवाज़ हर लम्हे करीब आती जा रही थी। श्वेता एक पुराने मंदिर के पास रुक गई, जहां दियों की टिमटिमाती रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। उसने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे पायल से कोई इशारा मांग रही हो। अचानक इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, श्वेता, सच को बचाओ। ये पायल की आवाज़ थी, हल्की लेकिन इतनी गहरी कि इसके दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी। श्वेता ने अपना फोन वापस रखा और तेजी से कदमों से आगे बढ़ गई। इसे पता था कि इसे पुलिस चौकी तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। रात के सन्नाटे में श्वेता की सांसों की आवाज गलियों में गूंज रही थी। वो एक तंग गली से गुजरी, जहां पुराने मकानात की दीवारें जैसे इसकी तरफ झुक रही थी। इसे लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने मुड़कर देखा तो रोहित की स्याह शक्ल इसके पीछे नजर आई। उसकी आंखों में एक वहशी चमक थी। श्वेता, तुम कहीं नहीं जा सकती। रोहित की आवाज गुस्से और खौफ दोनों थे। श्वेता ने अपनी रफ्तार और तेज की, लेकिन इसका पांव जो एक पत्थर से टकराने की वजह से वो गिरते गिरते बची। रोहित करीब आ रहा था। इसके हाथ में एक छुरी सी चमक रही थी। श्वेता ने अपने दिल की धड़कन को दबाया और एक गली की तरफ भागी। वो जानती थी कि अगर वो अब रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसने एक पुराने घाट की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर इसने एक बार फिर फोन निकाला। इस बार सिग्नल की एक हल्की सी लकीर नजर आई। उसने फौरन पुलिस को कॉल की और हाँफते हुए बताया कि इसके पास पायल के कत्ल के सबूत हैं। पुलिस अफसर ने इसे फौरन करीबी चौकी आने को कहा। श्वेता ने गंगा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, पायल, मैं वादा करती हूं तुम्हारा सच जरूर सामने आएगा। श्वेता पुलिस चौकी पहुंच गई थी। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे।
जब इसने पायल की डायरी और मेमोरी कार्ड इंस्पेक्टर के हवाले किए, ये पायल की आखिरी कहानी है। इसकी वीडियो, इसकी आवाज, इसके कातिलों के नाम, सब कुछ इसमें है। श्वेता की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। इंस्पेक्टर ने मेमोरी कार्ड को चेक किया और इसकी आंखें फैल गईं जब इसने पायल की आखिरी वीडियो देखी। वीडियो में पायल रो रही थी, इसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और वो कह रही थी, रोहित, सुशीला और वकास, इन्होंने मुझे मारा है। इंस्पेक्टर ने फौरन अपनी टीम को तैयार किया और कहा, हम फौरन रोहित के घर जाते हैं, आप यहाँ रुकें, महफूज रहें। श्वेता ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, ये सबूत अब आपके हाथ में है, पायल को इंसाफ दिलाएं। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया और इसे एक पुलिस एहलकार के साथ इसकी माँ के घर के लिए बस स्टेशन तक छोड़ने का बंदोबस्त किया। श्वेता बस में बैठी, इसके हाथ में पायल की एक छोटी सी तस्वीर थी। इसने तस्वीर की तरफ देखा और सोचा, पायल, अब तुम्हारी जंग मेरी जंग है। बस इसके माँ के घर की तरफ ले गई, जहां इसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो जानती थी कि इसने अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया है। अब पुलिस की बारी है। पुलिस ने रोहित के घर की तफ्तीश शुरू की, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, घर एक कब्रिस्तान की तरह खामोश था। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना आया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। घर की हवा में एक अजीब सी बदबू, एक ऐसी बदबू जो मौत की खामोशी से मिलती जुलती थी। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ घर का मुआयना किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा, इसने इन्हें हिला कर रख दिया। पायल की रूह ने अपना इंतकाम शुरू कर दिया था। वकास, जो कभी अपनी शरारतों से घर को जिंदा रखता था, अब एक कमरे के कोने में दुबक कर बैठा था। इसकी आंखें खाली थीं, जैसे इनमें कोई चीज देख ली हो जो इसे हमेशा के लिए बदल देती थी। उसके हाथ दीवारों पर खुरशने के निशानात छोड़ रहे थे और वो बड़बड़ा रहा था, वो आई, वो आग लेकर आई। पुलिस ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो चीखने लगा, नहीं, वो मुझे जला देगी। इंस्पेक्टर ने डॉक्टरों को बुलाया, जिन्होंने कहा कि वकास का दिमाग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसे पागलखाने मुंतकिल किया गया, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी पायल की चीखों के सामने में गुजारने वाला था। लेकिन पुलिस को पता था कि यह कोई आम पागलपन नहीं है, यह किसी ऐसी ताकत का नतीजा था जो इनकी समझ से बाहर थी। वकास की हालत से पहले ही घर में एक खौफनाक माहौल बन चुका था। सुशीला, जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर थी, अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो रातों को जागती रहती और इसे लगता कि कोई इसके कमरे में है। एक रात जब वो अपने घर के पुराने सहन में बैठी थी, इसे एक अजीब सी बदबू ने घेर लिया। कि वही बदबू थी जो इस रात घर में फैली थी, जब पायल की चीखें आग की लपेट में दब गई थी। सुशीला ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई न था। फिर सहन के एक कोने में एक साया नमूदार होता है। यह पायल की रूह थी, जिसके कपड़ों से धुएं की लकीरें उठ रही थी, और इसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो सुशीला के वजूद को झंझोड़ रही थी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। पायल की आवाज ऐसी थी जैसे वो सुशीला के दिल को काट रही हो। सुशीला ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज इसके गले में फंस गई। ये झूठ है, तो बड़बड़ाई, लेकिन इसकी आवाज कांप रही थी। साया करीब आया और हवा गर्म होने लगी, जैसे आग की लपटें सहन को घेर रही हों। सुशीला ने अपनी छाती को दबाया, जैसे वो अपने दिल की धड़कन को रोकना चाह रही हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, वो चीख रही थी, लेकिन इसकी आवाज धीमी होती गई। पायल की रूह ने अपने हाथ उठाए, जो जैसे शोलों से बने हुए थे। सुशीला के जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई और इसका दिल जैसे फटने लगा। वो जमीन पर गिरी, उसके हाथ अब भी उसकी छाती पर थे। जब नौकरों ने इसे देखा, वो सांस नहीं ले रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सन्नाटा जमा हुआ था, जैसे इसने अपनी मौत से पहले कोई चीज देख ली हो, जो इसे हमेशा के लिए खामोश कर गई। डॉक्टरों ने कहा इसे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मोहल्ले वाले में ये बात फैल गई थी कि पायल की रूह ने अपना दूसरा बदला भी ले लिया। रोहित, जो अब घर का इकलौता जिंदा मुजरिम था, खौफ के साए में जकड़ चुका था। वकास का पागलपन और सुशीला की मौत ने इसे तोड़ दिया था। वो रात को अपने कमरे में अकेला बैठा होता और इसे लगता कि दीवारें इसकी तरफ झुक रही हैं। उसकी आंखों के सामने पायल की आखिरी रात बार बार घूमती थी। वो रात जब इसने पायल को आग की लपेट में छोड़ दिया था,
वो जानता था कि श्वेता ने सबूत पुलिस के हवाले कर दिए हैं और अब इसका बचना नामुमकिन है, लेकिन इसने फैसला किया कि वो आखिरी बार लड़ेगा। तो उसने एक छुरी ली और निकल गया, जहां इसे पता था कि श्वेता हो सकती है। लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि पायल की रूह इसका इंतजार कर रही थी। जब वो गंगा के किनारे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। गंगा की लहरें तेज हो गईं, जैसे वो गुस्से में हो। रोहित ने छुरी मजबूती से पकड़ी और इधर उधर देखा, लेकिन कोई न था। फिर उसे एक आवाज सुनाई थी, रोहित। ये पायल की आवाज थी, लेकिन इसमें एक ऐसी वहशत थी जो इसके दिल को छेद रही थी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। इसे एक साया नजर आया। पायल की रूह इसके सामने खड़ी थी। इसके कपड़ों से धुआं उठ रहा था और इसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो रोहित के वजूद को जला रही थी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। पायल की आवाज ऐसी थी जैसे वो रोहित के दिल को काट रही हो। रोहित ने चीख कर छुरी फेंकी और भागने लगा, लेकिन इसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। नहीं, मुझे माफ कर दो, वो चीखता रहा, लेकिन पायल की रूह इसके करीब आती गई। इसके हाथ, जो जैसे आग के शोलों से बने थे, रोहित की तरफ बढ़े। उसकी चीखें निकली और बनारस की गलियों में गूंज गईं, लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई, जैसे इसका दिल जल रहा हो। वो जमीन पर गिर पड़ा था। इसके हाथ इसकी छाती पर थे, जैसे वो दर्द को रोकना चाह रहा हो, लेकिन दर्द बढ़ता गया और इसकी चीखें धीमी होती गईं। जब सुबह हुई, रोहित गंगा के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा खौफ से मुंजमद था। डॉक्टरों ने कहा उसे शदीद सदमे की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन मोहल्ले वालों में ये बात फैल गई कि पायल की रूह ने अपना आखिरी बदला भी ले लिया। पुलिस की तफ्तीश जारी रही। मेमोरी कार्ड पर पायल की वीडियो और डायरी ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। पायल की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें जहेज की लालच ने इसकी जिंदगी छीन ली थी। पुलिस ने घर की गहरी तफ्तीश की और इंकशाफ हुआ कि पायल से पहले भी इस घर में एक और बहू रमेशा की मौत हुई थी, जिसे हादसा करार दिया गया था। लेकिन पायल के सबूतों की रोशनी में पुलिस ने रमेशा के केस को दोबारा खोला। तफ्तीश से पता चला कि रमेशा की मौत भी जहेज की लालच का नतीजा थी और रोहित का खानदान बरसों से इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस था। घर को सील कर दिया गया और बाकी रिश्तेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। श्वेता, जो अपने माँ के घर पहुंच चुकी थी, एक नए अज़्म के साथ उठी। इसने पायल की तस्वीर को अपने हाथ में लिया और सोचा, तुम्हारी चीखें अब खामोश हो चुकी हैं पायल, लेकिन तुम्हारी कहानी जिंदा रहेगी। उसने फैसला किया कि वो जहेज के खिलाफ एक तहरीक शुरू करेगी, ताकि कोई औरत इस जुल्म का शिकार ना हो पाए। उसने पायल की डायरी के कुछ हिस्सों को आवाम के साथ शेयर किया और इसकी कहानी ने हजारों लोगों के दिलों को छू लिया। इसका बदला मुकम्मल हो चुका था और श्वेता ने इसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचा दिया था। फिर श्वेता ने एक गहरी सांस ली और सोचा, अब कोई और पायल नहीं जलेगी। वो आगे बढ़ गई, एक नई सुबह की तरफ, जहां जुल्म के खिलाफ लड़ाई की एक नई कहानी शुरू हो रही थी। सामीन, हमारे मजहब में रूह के वापस आने का कोई तस्करा नहीं है और हमारा ईमान है कि रूह एक दफ़ा जब निकल जाती है तो वो आलम बरज़ख में पहुंच जाती है। लेकिन इंडिया से हमें भेजने वाले ने ये बनारस की दुल्हन की रूह की कहानी भेजी और जिस रूह ने पुलिस से तफ्तीश कराकर मुजरिमों को सज़ा दिलवाई। अगर कहानी सच्ची लगे तो ठीक है, अगर फेक लगे तो एंटरटेनमेंट के तौर पर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये केस बनारस के पुलिस रिकॉर्ड में अब तक जिंदा है और इंडिया के अखबारों में इसका तस्करा मिलता है। इंशाल्लाह थर्सडे को एक नए टेप और सैटरडे में लाइव स्ट्रीम में आप सब लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।